हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हमें पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है और लेबनिज थ्योरम क्या होती है और लेबनिज थ्योरम के ऊपर बेस कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है ये पढ़ेंगे सबसे पहले। पहले पॉलीगॉन का मतलब समझो। पॉली प्लस गॉन। पॉली का मतलब है कितनी भी, मतलब कितनी भी मतलब ढेर सारी। गोन का मतलब साइड्स। अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है वो देखो। जैसे मान लो मेरे पास है, एग्जांपल के तौर पे अभी के लिए चार फोर्सेज हैं या चार वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। ये क्या हैं? फोर वेक्टर्स। और क्योंकि फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर ही होता है। फोर्स से यहाँ पे फील अच्छी आएगी, अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं इन चारों को वेक्टर भी बोल सकता हूं या चार अलग अलग फोर्सेज हैं, ए बी सी और डी। और मैं इन चार फोर्सेज को, मान लो, या इन चार वेक्टर्स को मैं साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे ये तो फर्स्ट साइड होगी, ये ए वेक्टर हो गया टेकन इन ऑर्डर। ये मान लो बी वेक्टर हो गया, ये मान लो सी वेक्टर हो गया और ये मान लो डी वेक्टर हो गया। इन चार फोर्सेज या इन चार वेक्टर्स को मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि रिप्रेजेंट कर सकता हूं बाय दी साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। यहाँ पे एक दो तीन चार साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और इनको मैं ऑर्डर में ले रहा हूं, इन वेक्टर्स को टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो ये मैंने चार फोर्सेज या चार वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर दिए बाय दी साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर। ऑर्डर में टेकन का मतलब टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है। तो इन चारों वेक्टर्स का मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट वेक्टर या फोर्स। अगेन यहाँ पे वेक्टर को फोर्स से अच्छा फील आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब आर। पता लगाना है इन चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। मतलब एक दो तीन ये चार ये फोर्सेज हैं या ये चार वेक्टर्स हैं जो कि मैंने रिप्रेजेंट कर दिए बाय दी फोर साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो इन चारों फोर्सेज का रिजल्टेंट जो होगा या इन चारों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर जो कि आर होगा। मतलब ये चारों मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, चारों फोर्स मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, इन चारों का इफेक्ट ये अकेला रिजल्टेंट वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसको बोलेंगे इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, इज रिप्रेजेंटेड बाय द closing side of the polygon taken in अपोजिट ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर। तो ये मैं मोटा मोटा दिखा रहा हूं। ये टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ये क्लोजिंग साइड होगी ना पॉलीगॉन की। तो ये क्या होगा, इनका रिजल्टेंट। मतलब इन चार वेक्टर्स का या इन चार फोर्सेस का जिनको मैंने साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन से रिप्रेजेंट किया गया है टेकन इन ऑर्डर टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो इन चारों फोर्सेस का या इन चारों
वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे बाय द क्लोजिंग साइड। ये क्लोजिंग साइड है ना इस पॉलीगॉन की, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि ऐसे ऐसे रिवर्स ऑर्डर है ना, तो ये मैंने प्रूव करना है कि रिजल्टेंट वेक्टर इनका ए प्लस, ये तो पता ही है रिजल्टेंट वेक्टर सम होता है वेक्टर्स का, तो ये चार फोर्सेज है या चार वेक्टर्स ए बी सी डी, इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो कि आर होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ दिस पॉलीगॉन टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो इसका प्रूफ चाहिए मेरे को कि भाई एक बाय क्लोजिंग साइड कैसे रिप्रेजेंट हो गया। तो देखो इस ए वेक्टर को मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे का ऐसा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, प्रूफ कर रहे हैं हम इसका पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। और इस बी वेक्टर को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, बिल्कुल इतना ही जितना ले रखा है मैंने। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, मतलब, और वो कितना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर मैं दो वेक्टर्स को या दो फोर्सेस को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकूं, बाय द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर टेल हेड टेल हेड। तो इन दो वेक्टर्स का या इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो अब मैं इनको मिटा सकता हूं, क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो कि ए प्लस बी, इसका मतलब ही क्या है, अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को हटा दूं तो इन दोनों के इक्विवेलेंट ये अकेला रिजल्टेंट हो जाएगा, इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी। तो इनको मैं हटा सकता हूं ए और बी वेक्टर को। अब बच गया सी वेक्टर। तो इस सी वेक्टर को बनाओ बिल्कुल ऐसा ही, इतना ही बड़ा, ये बना दिया मैंने। तो इन दोनों का तो काम हो गया ए और बी का, ये आ गया। अब ये सी सी और ले लिया मैंने। तो मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इन तीनों का रिजल्टेंट का मतलब क्या है, इकलौता ए प्लस बी वेक्टर जो कि ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट था, और इस सी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं हम। तो अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वेक्टर तो है ए प्लस बी जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आया था, और दूसरा वेक्टर है सी। ये मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं बाय दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर टेल हेड। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, या इन दोनों का, रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो अब ए प्लस बी ये वेक्टर है जो, और जो ये सी वेक्टर, इन दोनों को हटा सकता हूं, तो ये वेक्टर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो सी वेक्टर और ये जो ए प्लस बी आया था ये हटा सकता हूं। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इन तीनों का रिजल्टेंट ये आ गया, ये वाला। अब ये डी वेक्टर है क्या, चौथा वेक्टर है क्या, अब बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है जैसे यहाँ पे है ना, कुछ ऐसे ही, इतना ही बड़ा। जैसे ये हो गया डी वेक्टर। अब देखो ये तो है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, या हम कह सकते हैं इस ए वेक्टर और बी वेक्टर और इस सी वेक्टर का रिजल्टेंट है ये, और ये डी वेक्टर और बच गया। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये देखो ये ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर है जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर का क्या है रिजल्टेंट, और एक है डी वेक्टर। ये इन दोनों को मैंने साइड्स ऑफ द ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रखा है टेकन इन ऑर्डर टेल हेड टेल हेड। तो इन दोनों वेक्टर्स का या इन चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या आएगा, रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट का मतलब ये है, बाय यूजिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और डी वेक्टर जो है इन दोनों के इक्विवेलेंट, या इन दोनों, ये दोनों मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ये उतना ही इफेक्ट ये इकलौता ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसलिए तो कहते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये है। तो इनको हटा सकता हूँ मैं, इस डी वेक्टर को और ए प्लस बी प्लस सी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर और डी वेक्टर, या ए फोर्स बी फोर्स सी फोर्स और डी फोर्स, इन चारों का रिजल्टेंट क्या आया है, ये आया है। अब ये देखो, ये और ये क्या बिल्कुल सेम दिखाई नहीं दे रहे हैं? तो इसका मतलब है जब चार फोर्स या चार वेक्टर में रिप्रेजेंट करूं बाय दी फोर साइड ऑफ दी पोलीगोन टेकन इन ऑर्डर, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, तो उन चारों फोर्सेज या इन चारों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर मैं किससे दिखाऊंगा, बाय दी क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ए बी और सी डी, इनका रिजल्टेंट ये आएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी डी। और इसको देखो और इसको देखो, क्या सेम नहीं है? ये लंबाई और ये लंबाई और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये हो गया इसका प्रूफ कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर चार वेक्टर या चार फोर्स हैं, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, इसलिए बोला रहा पोली, छह भी हो सकते हैं, सात भी, कितने भी हो सकते हैं, कम से कम दो होने चाहिए, जैसे यहाँ पे चार ले रखे हैं। तो मैं चार फोर्स या चार वेक्टर लेके चल रहा हूं, वो रिप्रेजेंट कर दिए बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर करने का मतलब टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, इन चारों का रिजल्टेंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे हमें, बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा ऑफ दीज फोर फोर्सेज या ऑफ दीज फोर वेक्टर्स। तो इन चारों का रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ जाएगा। इसमें एक नेक्स्ट नोट है, इफ वेक्टर्स बोल दो या फोर्सेज, क्योंकि फोर्सेज या वेक्टर, मतलब फोर्सेज से हमें अच्छा फील होता है क्योंकि फोर्स भी तो वेक्टर होता है ना। तो ये वेक्टर्स बोल दो या फोर्सेज, फॉर्म्स क्लोज्ड पॉलीगॉन। अगर कुछ वेक्टर्स या कुछ फोर्सेज एक क्लोज पॉलीगॉन फॉर्म कर रहे हैं, तो देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जीरो, या रिजल्टेंट फोर्स जो भी है। इसको कैसे समझेंगे, मान लो मेरे पास चार वेक्टर हैं, ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर और ये है डी वेक्टर। क्लोज पॉलीगॉन बना दिया ना इन चार वेक्टर्स ने, यहाँ पे नहीं बनाया था, इसलिए उनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आ गया था। ये स्पेशल नोट है यहाँ पे कि अगर चार वेक्टर क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं और चारों वेक्टर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, बाय द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, और ये चारों ने क्लोज बना दिया, बंद हो गया ना ये पॉलीगॉन, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो। तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या होगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अब इसका प्रूफ चाहिए हमें। प्रूफ कैसे दें, इस ए वेक्टर को ऐसे के ऐसा ले लें और ये बी वेक्टर को ऐसा, बिल्कुल इतना ही, और इसी डायरेक्शन में इसके पैरेलल। इन दोनों का रिजल्टेंट बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो मतलब ए और बी को मैं हटा सकता हूं,
तो ये ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया, बचा सी और डी वेक्टर। तो सी वेक्टर को भी ऐसे ही लेना है जैसे यहाँ पे गिवन है, इतना ही बड़ा। तो ये हो गया सी वेक्टर। तो अगेन यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, टेल हेड है ना, तो ए प्लस बी एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर सी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं ए प्लस बी को हटा सकता हूं और इस सी को हटा सकता हूं। तो अभी के लिए इस ए वेक्टर और बी वेक्टर और इस सी वेक्टर का रिजल्टेंट ये आ गया। अभी डी वेक्टर बाकी है, ध्यान रहे, डी वेक्टर को इस डायरेक्शन में लेना है और इतना ही। तो ये क्या आ गया हमारा डी वेक्टर। सोचो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और डी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है और इस डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के नेगेटिव हैं, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस इस डी वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है और डी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। तो डी वेक्टर को माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं। तो रिजल्टेंट आ गया इन चारों वेक्टर्स का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। डी वेक्टर क्या है, माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये आ जाएगा जीरो वेक्टर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी, सी से सी। तो ये आ जाएगा जीरो वेक्टर। मतलब अगर मैं वेक्टर्स को या फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करूं, बाय दी साइड्स ऑफ दी पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर। और वे वेक्टर्स अगर क्लोज पॉलीगॉन बनाए तो इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, हमेशा जीरो। इसका प्रूफ ये रहा। नेक्स्ट है लेमीज थ्योरम, पढ़ेंगे अब हम। लेमीज थ्योरम क्या होती है वो पढ़ेंगे। मान लो मैंने, मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं या तीन फोर्सेस हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर या सी वेक्टर, ये तीन फोर्सेस हैं। लेमीज थ्योरम में तीन ही होने चाहिए, ध्यान रहे। तो ये तीन क्या है, वेक्टर्स बोल दो यहाँ पे या फोर्स। वैसे फोर्स अच्छा लगता है यहाँ पे, ये तीन फोर्स है मेरे पास। तो मान लो मैंने उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। इन इन तीनों फोर्सेस को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। और मान लो इनको मैंने आगे बढ़ा दिया, ये वाला जो एंगल है ये अल्फा है और ये वाला जो एंगल है ये है बीटा, ये एंगल बीटा है। और ये वाला जो एंगल है
ये है गामा। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सी। तो इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर और इस सी वेक्टर को मैंने ऐसे दिखा रखा है। ए वेक्टर को देखो ये रहा, और बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या ये ऑर्डर में नहीं ले रखे हैं। ए वेक्टर टेल हेड, और फिर बी वेक्टर का टेल हेड, और सी वेक्टर का टेल हेड, तो ऑर्डर में ले रखे हैं। और ये क्लोज पॉलीगॉन बन रहा है, क्लोज्ड पॉलीगॉन। और पॉलीगॉन भी कौन सा है? ट्राइंगल। तो मतलब इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना। इन तीनों फोर्सेज का, ए फोर्स, बी फोर्स और सी फोर्स, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अभी तो सीखा था। अगर मैं वेक्टर्स को या फोर्सेज को रिप्रेजेंट करूं बाय द साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, ये क्लोज हो गया ना पॉलीगॉन, ऑर्डर में भी है टेल हेड टेल हेड टेल हेड। तो इस ए फोर्स और बी फोर्स और इस सी फोर्स, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो, या नल फोर्स, या जीरो फोर्स, या जीरो वेक्टर। अब इसको देखो, ये लंबाई कितनी है? ए, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है ना। और ये लंबाई कितनी है? बी, क्योंकि ये जो बी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड बी है। और जो ये सी वेक्टर है या जो सी फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड सी है। तो ये लंबाई कितनी है? सी। तो ये यहाँ पे एक ट्राइंगल बनी हुई है। ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा। और ये बीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा। और ये एंगल गामा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस गामा। तो ये जो ए वेक्टर है इसको मैं, इस पूरे सिस्टम को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, या जो ए फोर्स है उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, इतना ही बड़ा, और इसी डायरेक्शन में बिल्कुल वर्टिकल। ए फोर्स को मैंने ऐसे दिखा दिया। अब बी फोर्स को बिल्कुल इसी डायरेक्शन में और इतना ही दिखाना है। ये बी फोर्स हो गया, और सी फोर्स इतना ही बड़ा और इसी डायरेक्शन में। तो मैंने इन्हीं तीन फोर्सेस को यहाँ पे दिखा दिया, तो कोई फर्क थोड़ी ना, कोई चेंज थोड़ी ना आया। ए वेक्टर ऐसा की ऐसा है, और बी वेक्टर ऐसा का ऐसा है, और ये जो सी वेक्टर है ये भी ऐसा का ऐसा है, और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है? जीरो। तो यहां से मैं क्या कहूंगा? ये ए फोर्स और बी फोर्स और सी फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर या ए फोर्स या बी वेक्टर या बी फोर्स और सी फोर्स इज जीरो। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है? क्या मैं इक्विलिब्रियम पे है। मतलब इस पॉइंट पे अगर तीन फोर्स एक्ट कर रहे हो, केवल तीन ही, लेबनिज थ्योरम तीन फोर्सेस के लिए ही अप्लाई है, तो इस ये पॉइंट क्या है इक्विलिब्रियम पे? ये जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। यही तीनों फोर्सेस, ए फोर्स और ये बी फोर्स और ये सी फोर्स, यहाँ पे दिखा दिए, और इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो, तो इन तीनों का भी होगा। और ये तीनों अब एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा ये किस पे होगा? इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर इनका रिजल्टेंट क्या है? जीरो। तो अल्फा एंगल क्या आएगा? ये, और बीटा आएगा ये, और ये आएगा एंगल गामा, क्योंकि ये सी था,
और ये बी है, ये सी था और ये बी है, इनके बीच में एंगल अल्फा मान्य था। सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अल्फा है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल गामा है। बेशक देख भी सकते हो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, गामा। क्योंकि इस ए वेक्टर को मैं आगे बढ़ा सकता हूं ना ऐसे, यहाँ पे ये टेल यहाँ पे ला सकता हूं। अगर एंगल देखना ए वेक्टर और बी वेक्टर में, तो एंगल हो जाएगा गामा, और ए और सी वेक्टर में एंगल हो जाएगा बीटा। सी वेक्टर ऐसे है और ए वेक्टर ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा बीटा, क्योंकि इस सी वेक्टर के इस टेल पॉइंट को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। टेल टेल से मिल गया, ये एंगल हो गया बीटा। एंगल बिटवीन ए वेक्टर और सी वेक्टर बीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गामा, एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज अल्फा। तो ये एक ट्राइंगल भी है, देखो इसको, ये दोनों चीजें सेम है। इस ए फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, इस बी फोर्स को ऐसे, और इस सी फोर्स को ऐसे। इन तीनों फोर्सेस को मैंने रिप्रेजेंट किया था बाय द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल या पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर, तो इनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। यहाँ पे ए फोर्स को मैंने ऐसे मान लिया और बी फोर्स को ऐसे मान लिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, उसी डायरेक्शन में और उतना ही मैग्नीट्यूड का मानना है। और इस सी फोर्स को या इस सी वेक्टर को उतने उसी डायरेक्शन में और उतने ही मैग्नीट्यूड का मानना है। तो इनका रिजल्टेंट 0 होता है, इनका भी रिजल्टेंट क्या 0 नहीं होगा। तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये किस में है, इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि इस पॉइंट पे ये तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं, और ये ट्राइंगल भी है। तो यूजिंग साइंस लॉ ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के इस ट्राइंगल में देखेंगे और साइन लॉ का यूज करेंगे। ये जो ए वेक्टर है, इसकी लंबाई कितनी है, ए, या मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या ए फोर्स ए है, या इस ट्राइंगल की ये जो साइड लेंथ है ये ए है, तो ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस अपोजिट एंगल 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये जो साइड है ट्राइंगल की, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी, मतलब साइड लेंथ ऑफ दिस ट्राइंगल बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय, इसके सामने एंगल कौन सा, 180 माइनस बीटा, तो साइन ऑफ 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये साइड बच गई इस ट्रायंगल की सी, लंबाई ये है ना सी, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, क्योंकि इस साइड के शामी एंगल यो है सामने 180 माइनस गामा, तो साइन ऑफ 180 माइनस गामा। ये साइन रूल होता है ट्रायंगल का, साइन रूल होता है ये साइड लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड लेंथ सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल। ये साइन रूल होता है ट्रायंगल का, ये मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया जाता है। तो ए बाय में साइन 180 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय में साइन बीटा इज इक्वल टू सी बाय में साइन गामा। तो ये है लेमीज थ्योरम। अब इसी को इसी के हवाले से समझेंगे फाइनली, क्योंकि ये और ये चीज अलग नहीं है। ये जो वेक्टर है या फोर्स है, फोर्स को तो अच्छा है, ये जो फोर्स है ए, इसका मैग्नीट्यूड क्या है ए, और ये फोर्स बी, इसका मैग्नीट्यूड बी, और ये सी फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड सी। इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तीनों, और इन तीनों का रिजल्टेंट 0 भी है, मतलब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है। तो लेमीज थ्योरम क्या कहती है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा जो कि ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल अल्फा, मतलब बाकी दो फोर्सेस बच गए ना, उनके बीच में एंगल साइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कौन सा एंगल, बाकी जो दो फोर्स बच गए उनके बीच में एंगल बीटा इज इक्वल टू इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल गामा। तो ये वो होती है लेमीज थ्योरम। मतलब अगर तीन फोर्सेज का रिजल्टेंट 0 है और वो किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तीनों फोर्सेज, तो ये हमेशा हम अप्लाई कर सकते हैं ऑलवेज। केवल तीन फोर्सेस के लिए ही होती है लेमीज थ्योरम, याद रहे, इसको याद रखना ध्यान में, और इसको याद रखना है।
ए डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन गामा। तो ये होती है लेबनिज थ्योरम। अब इसी के ऊपर बेस हमें कुछ ऐसा मिलेगा और ये अप्लाई कर देंगे। इसी के ऊपर बेस से कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल्स ऑन लेबनिज थ्योरम। फर्स्ट एग्जांपल है या फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये एक दीवार है और एक दीवार ये है। और ये क्या है, ग्राउंड है। और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दो क्या है, वॉल्स, दीवार। ये एक दीवार है और दूसरी दीवार ये है। कुछ ऐसे रस्सी बंधी हुई है, मान लो ऐसे। और यहाँ पे तीसरी रस्सी है, एक रस्सी है, एक, दो और ये तीन। कुछ इस हालत में तीन रस्सी है और यहाँ पे एक लड़का लटका हुआ है ऐसे, इक्विलिब्रियम पे है ये। या रेस्ट पे है ये लड़का, ऐसे लटका हुआ है। और इस लड़के का वेट है 60 kg। और ये डॉटेड लाइन है और मान लो ये एंगल 30 डिग्री गिवन है और ये एंगल 15 डिग्री गिवन है। और ये बॉय इस तीसरी रस्सी से ऐसे कुछ लटका हुआ है 60 kg पे, ये रेस्ट पे है। और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये दो दीवारें हैं या दो पोल है, कुछ भी मान लो। तो ये बताना व्हाट विल बी द टेंशन इन, ये तीन स्ट्रिंग है, तीन रस्सी है, एक दो तीन। तो व्हाट विल बी द टेंशन इन स्ट्रिंग्स, तीनों रस्सियों में टेंशन बतानी है। और यहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है ये तीनों जो रस्सी है ना, ये क्या है, मासलेस। मासलेस स्ट्रिंग यूज्ड। तो इसको सोल्व करते हैं। इस रस्सी को उठाओ यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे लड़का है ना। अब लड़के को देखो, इस लड़के के ऊपर एक तो mg फोर्स लग रहा होगा। मास कितना है इस लड़के का, 60 kg। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, जो कि धरती लगा रही होगी। तो 60 इंटू में 9.8 न्यूटन, ये है mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन दिस बॉय। और ये आता है कैलकुलेट करके 588 न्यूटन यूजिंग कैलकुलेटर। और ये रस्सी से कनेक्टेड भी है ये बॉय, और ये बॉय रेस्ट पे भी है। तो मान लो इस रस्सी में टेंशन है T3, तो ये रस्सी इसको ऊपर की तरफ पुल कर रही होगी T3 टेंशन से। रस्सी में टेंशन जब आती है जब वो रस्सी टाइट हो जाती है। तो ये वाली जो रस्सी है ये इसको ऊपर पुल कर रही होगी T3 टेंशन फोर्स से। तो ये T3 कितना आएगा, क्योंकि ये रेस्ट पे है लड़का, तो जितना T3 होगा उतना ही mg होगा। तो T3 इज इक्वल टू 588 न्यूटन आ गया। और मान लो इस रस्सी में तो T3 टेंशन थी और इस रस्सी में T1 और इस रस्सी में T2, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। तो T1, T2 और T3 फाइंड आउट करने एक तरह से।
मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग्स। तो इस ओ पॉइंट को देखो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, ये जो लड़का है आराम से लटका हुआ है, तो ये पॉइंट एक जगह पे होगा ना। तो ये जो ओ पॉइंट है, इसको देखो, फोकस करो। इस ओ पॉइंट के ऊपर एक तो इस रस्सी की वजह से ऐसे T3 टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और इसको मैं ऐसे बना देता हूं। ये दीवार है और एक ये दीवार है। तो ये जो रस्सी इस दीवार के जिस कोने से बंधी हुई होगी, जिस कॉर्नर से, वो कॉर्नर को ये रस्सी ऐसे पुल कर रही होगी। तो इस कॉर्नर पे अगर देखें तो ऐसे क्या आएगा, T1 फोर्स आएगा। और इस ओ पॉइंट पे देखें तो यही रस्सी इसको इस तरफ T1 टेंशन फोर्स लगाएगी, और इसी ओ पॉइंट पे ये वाली जो रस्सी है, इस ओ पॉइंट पे ये ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगाएगी। और ये वाला जो कॉर्नर है इसका, दीवार का, इस दीवार को भी ऐसे खिंचाव महसूस हो रहा होगा, तो ये यही वाली रस्सी इसके ऊपर भी ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगाएगी, और इसके ऊपर ऐसे T3 टेंशन। और ये जो लड़का ऐसे लटका हुआ था, ये इस लड़के के पांव धरती को नहीं छू रहे, ये ग्राउंड से ऊपर है और ये रेस्ट पे है। तो एक तो इसके ऊपर ऐसे कितना फोर्स आया था, 588 न्यूटन। और एक इसी बुआई के ऊपर ये वाली जो रस्सी है ऐसे ऊपर की तरफ T3 टेंशन फोर्स लगा रही थी। इस ओ पॉइंट के ऊपर इस रस्सी की वजह से ऐसे इस तरफ T3 टेंशन फोर्स है, और इसी रस्सी की वजह से इस बुआई के ऊपर ऐसे T3 टेंशन फोर्स है। और एक तो mg फोर्स है ही, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन बुआई ड्यू टू अर्थ। और इस ओ पॉइंट पे ये जो रस्सी ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगाएगी, इस ओ पॉइंट पे यही ये रस्सी ऐसे T1 टेंशन फोर्स लगाएगी। और इस कॉर्नर, इस दीवार के इस कॉर्नर पे ये वाली रस्सी ऐसे इस तरफ T1 फोर्स लगाएगी, और इस दीवार के इस कॉर्नर पे ये रस्सी ऐसे इस तरफ T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी। ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 15 डिग्री। तो अब इस को ध्यान में दो, ये जो है ना, T3 तो कितना आ गया, 588 न्यूटन। तो इस ओ पॉइंट को ध्यान में रखो, ये पॉइंट ओ क्या हमें इक्विलिब्रियम पे है। इस ओ पॉइंट के ऊपर देखो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। एक तो ऐसे T2 टेंशन फोर्स लग रहा है, और एक ऐसे T1 टेंशन फोर्स लग रहा है, और एक ऐसे T3 टेंशन फोर्स लग रहा है, जो कि कितना है, 588 न्यूटन। और ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये 15 डिग्री है। और ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल ट्रायंगल बन गई, 30 और 15 45, और 180 में से 45 गए, 10 में से 5 गए 5, 7 में 4 गए 3, 1, 135 डिग्री एंगल आ गया ये, 135 डिग्री। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और ये एंगल 90 डिग्री है ही। और ये एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और ये ओ पॉइंट किस पे है, इक्विलिब्रियम पे, ये वाला ओ पॉइंट। ऐसे T3 टेंशन लग रही है, ऐसे इसके ऊपर T2 टेंशन, और ऐसे T1 टेंशन, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पे, और तीन फोर्स लगे हुए हैं, ऐसे T3, ऐसे T2 और ऐसे T1। और इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है, जीरो। तभी तो ये
ओ पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है और ये लड़का भी इक्विलिब्रियम पे था, इसलिए T3 टेंशन आ गई थी 588 न्यूटन। तो इस के लिए यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्या लगा सकता हूँ, लेमी थ्योरम, यूजिंग लेमी थ्योरम। तो लेमी थ्योरम क्या कहती है, T1 डिवाइडेड बाय बाकी जो T2 और T3 जो कि 588 न्यूटन है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 15 105। तो साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ किसका एंगल, जो T1 और T3 के बीच में एंगल है, 90 ये है और 30 ये है, तो ये हो गया साइन 120 इज इक्वल टू T3 जो कि 588 न्यूटन है डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 135, मतलब T1 और T2 के बीच में एंगल 135 है ना, तो साइन 135। तो साइन जो 105 होता है, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो T1 डिवाइडेड बाय साइन 105 की वैल्यू होती है 0.965 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय साइन 120 कितना होता है, √3/2, तो √3 और ऊपर 2 पहुंच गया, इज इक्वल टू 588 डिवाइडेड बाय साइन 135, ये कितना हो जाएगा 1/√2, तो 1 और ऊपर √2 पहुंच गया। तो इससे और इससे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, ये इनिशियलिटी, ये दोनों, ये तीनों ही इक्वल हैं, तो लेकिन इसका और इसका यूज करूंगा, तो T1 डिवाइडेड बाय 0.965 को किसके इक्वल पुट करूंगा, 588 इंटू में √2, तो यहाँ से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.965 इंटू में 588 इंटू में √2, तो ये आती है 803.22 न्यूटन यूजिंग कैलकुलेटर। T3 पहले ही निकल गई थी, ये आगे T1, और T2 कितना आएगा, तो 588 इन दोनों का यूज करूंगा, 588 इंटू में √2 इंटू में √3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 720 ये आएगा 720.14 न्यूटन T2। T1 इन दोनों का यूज करके आया है और T2 इन दोनों का यूज करके आया है। ये O पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम पे है, ऐसे T2 टेंशन लग रही है, ऐसे T1 और ऐसे T3, और इस बुआई के ऊपर देखें तो ऐसे mg फोर्स लग रहा होगा 588 न्यूटन, और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये ऊपर की तरफ T3 टेंशन लगा रही होगी, तो इसका मतलब T3 और 588 न्यूटन बराबर होने चाहिए, तो T3 588 न्यूटन आ गया। तो इस O पॉइंट के ऊपर ऐसे T3 जो कि 588 न्यूटन लग रहा है, और ऐसे इस तरफ डायरेक्शन में T2 और इस डायरेक्शन में T1, तो इस O पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है ये, यहाँ पे लेमी थ्योरम लगा के T1 T2 निकल गए और T3 पहले निकल के आ गया था, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। तो इस हालत में ये तीन स्ट्रिंग थी मासलेस, और एक ये लड़का है 60 kg का, ये आराम से लटका हुआ है, रेस्ट पे है, और ऐसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये लड़का ना ग्राउंड से ऊपर है, तो ये बताना था कि भाई इन तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू क्या आएगी। तो T3 इतना हो गया, इस स्ट्रिंग में टेंशन, T1 इतना हो गया, इस स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पे, और इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन इतनी होगी 720.14 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमी थ्योरम के ऊपर बेस। मान लो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये बोब है, और बोब का मास कितना है 30 ग्राम,
और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है ये। अब करना क्या है, इस बॉब को ना मैं ऐसे पुश करूंगा तो ये बॉब कैसे उठता जाएगा, इस बॉब को मैं ऐसे पुश करता रहूंगा, इस डायरेक्शन में ऐसे पुश करता रहूंगा, तो मान लो एक पोजीशन ये आ जाएगी बॉब की कि ये एंगल 30 डिग्री है और मैंने इस बॉब के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रखा है एफ, ऐसे फोर्स लगा रखा है एफ, ऐसे इस बॉब के ऊपर एक्सटर्नली बाय मी, बाय अस। और ये बॉब क्या में है, इक्विलिब्रियम पे है। अगर होता है ना, ये जो स्ट्रिंग है इस बॉब के ऊपर मैं ऐसे इसको ऐसे इस डायरेक्शन में एफ फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉब यहीं का यहीं पे है बिल्कुल, ये 30 डिग्री एंगल बनाई हुई है ये जो स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग। ओरिजिन वर्टिकल से ये जो स्ट्रिंग है 30 डिग्री एंगल बनाई हुई है, ये बॉब है 30 ग्राम का, मैं इसके ऊपर ऐसे उंगली से ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ एफ। तो ये बताना है व्हाट विल बी दी, और ये इक्विलिब्रियम पे है ऐसे मैंने पाया, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय अस, जो कि एफ है, और हॉरिजेंटल फोर्स लगा रखा है मैंने बॉब के ऊपर कि जिससे बॉब इक्विलिब्रियम पे है, यहीं का यहीं पे रहे। और पोजीशन क्या है बॉब की जो स्ट्रिंग है ना ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, बॉब का मास 30 ग्राम है और ये जो स्ट्रिंग है ये जो हल्का सा धागा है मास लेस स्ट्रिंग, ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाई हुई है। व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय अस, जो कि एफ है ऐसे, सो दैट बॉब इज इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन फिगर बी। फिगर बी में, ये फिगर ए है और ये फिगर बी है। ये तो ऐसे मस्त लटका हुआ है जैसे लटकता है, कोई फोर्स हमने एक्सटर्नल लगा नहीं रखा। अब इसके बाद में क्या किया, फिगर ए से फिगर बी की तरफ गए, मैंने इसको ऐसे पुश करता गया हल्का हल्का, तो एक ऐसी सिचुएशन आई मैंने कुछ ऐसा फोर्स लगाए रखा कि भाई ये 30 डिग्री एंगल पे ही ऐसा इक्विलिब्रियम पे रहे, तो कितना फोर्स लगाना होगा वो बताना है। और इस केस में स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो भी बताना है, व्हाट विल बी टेंशन इन स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर बी। तो ये तो नॉर्मल चीज है, जितना mg फोर्स आएगा उतना टेंशन आ जाएगा, इसका हमने जिक्र नहीं करना, जिक्र है इसका। ऐसे इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाते गए, इस पोजीशन पे रेस्ट पे रहा ये बॉब, वो फोर्स बताना, और इस स्ट्रिंग में यहाँ पे टेंशन कितनी आएगी। तो इस बॉब को मैं इस पोजीशन बी फिगर वाला पोजीशन बनाता हूँ यहाँ पे। इस बॉब के ऊपर एक तो mg फोर्स लगा हुआ होगा, मास कितना है बॉब का 30 ग्राम, तो 30 ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाय में 1000, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 0.03 केजी। तो मास कितना है 0.03 केजी एम, और जी कितना है 9.8, तो इनकी जो मल्टीप्लीकेशन आएगी 0.03 की, ये आएगा 0.294 न्यूटन, इतना आएगा। ये mg फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉब के ऊपर लग रहा होगा, जो कि अर्थ लगा रही होगी। और एक है फोर्स बाय अस, ये निकालना है, ये एक्सटर्नल फोर्स है।
और इसके ऊपर ऐसे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, इस बॉब के ऊपर ऐसे टेंशन लग रही होगी, रस्सी में कुछ टेंशन आई होगी ना, टाइट हो चुकी होगी रस्सी, टाइट तो यहाँ पे भी थी लेकिन यहाँ पे और कुछ टाइटनेस आएगी और कुछ टेंशन आएगी। जिक्र इसी पोजीशन का करना है और यही पोजीशन मैंने यहाँ पे बना दी, ये है 30 डिग्री एंगल। और इस रस्सी की वजह से जो रूफ है ना, रूफ का ये पॉइंट, इसके ऊपर भी ऐसे टेंशन फोर्स लग रही होगी, लेकिन जिक्र तो मैंने इसका करना है क्योंकि ये जो बॉब है, ये बॉब इक्विलिब्रियम पे है, मतलब ये जो ओ पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पे है, बॉब बोल दो या ओ पॉइंट। तो सोचो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 30 है तो ये भी 30 आएगा, और ये कितना आएगा 60, क्योंकि 30 60 90 और 90 90 180, और ये 90 डिग्री है, और ये भी क्या है 90 डिग्री। तो ये ओ पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है, और ये पॉइंट ओ पॉइंट के ऊपर ऐसे ऐसे और ऐसे तीन फोर्सेस भी लगे हुए हैं, और ये ओ पॉइंट एट इक्विलिब्रियम पे भी है। तो लेमी थ्योरम लगा सकता हूं मैं, लेमी थ्योरम अप्लाई करेंगे एट ओ पॉइंट। वो क्या होगी, ये जो नीचे वाला फोर्स है जो कि 0.294 न्यूटन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये कितना होगा 90 प्लस 30 120 इज इक्वल टू दिस टेंशन डिवाइडेड बाय साइन बिटवीन दीज टू एंगल्स, और ये क्या है साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू दिस फोर्स एफ डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, टेंशन और mg फोर्स के बीच में, ये क्या है साइन 150। तो साइन 120 कितना होता है, इसको लिखूंगा मैं साइन 90 प्लस 30, 90 पे चेंज हो जाता है साइन कोस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोस 30, और कोस 30 कितना होता है √3/2, तो साइन 120 डिग्री हो गया √3/2, तो 0.294 साइन 120 हो गया √3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 पर पहुंच गया, इक्वल टू टी साइन 91 होता है एफ। अब साइन 150 कितना होता है, साइन 150 डिग्री को लिखूंगा मैं साइन 90 प्लस 60, 90 पे साइन कोस में चेंज हो जाता है, और 90 प्लस समथिंग है तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये कोस 60 आ गया, और कोस 60 होता है 1/2, तो साइन 150 हो गया 1/2, 2 पर पहुंच गया। तो टेंशन इन स्ट्रिंग ये कितनी आ गई 2 इंटू में 0.294 डिवाइडेड बाय √3, तो टेंशन आती है, टेंशन की वैल्यू 0.33948 न्यूटन। और यहां से जो हमने फोर्स अप्लाई कर रखा है इस बी फिगर में, वो आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इन दोनों से, इन दोनों को जब लूंगा तो ये आ जाएगा 0.294 डिवाइडेड बाय √3, मतलब टेंशन का आधा, तो ये आ जाएगा 0.1697 न्यूटन। ये जो फोर्स है इन दोनों से देखो टेंशन का आधा है, यहां से भी निकाल सकते हो, टेंशन तो मैंने इन दोनों का यूज करके निकाल ली, और जो एफ फोर्स है जो कि मैंने ऐसे अप्लाई कर रखा है एक्सटर्नली, इन दोनों का यूज करके भी निकाल सकते हो, T/2 यही आएगा, इन दोनों का यूज करके भी निकाल सकते हो तो यही आएगा। तो ये इतना न्यूटन 0.169 न्यूटन इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि 30 डिग्री एंगल पे ये जो स्ट्रिंग है 30 डिग्री एंगल बना रही हो वर्टिकल से, और ये बॉब किस पे हो इक्विलिब्रियम पे हो, उस टाइम पे स्ट्रिंग में टेंशन इतने न्यूटन आएगी 0.33948 न्यूटन। और इस पोजीशन पे स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी mg के बराबर ही तो आएगी, वैसे इसका जिक्र नहीं था,
वैसे अगर करना हो तो इस पोजीशन पे ये बॉब रेस्ट पे है, हमने कोई फोर्स वगैरह एक्सटर्नली नहीं लगाया, तो mg के बराबर आएगी ना टेंशन इस पोजीशन में, और वो कितनी आएगी, mg फोर्स कितना आया था 0.294 न्यूटन। लेकिन इसके ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाता लगाता 30 डिग्री एंगल पे ले जाऊं और मैं ये पाऊं कि ये बॉब इक्विलिब्रियम पे है, तो उस टाइम पे इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आएगी 0.33948 न्यूटन।